नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू ट्रीट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हमने पीछे सारी कंडीशंस देख ली कि क्यों होता है, कैसे होता है। अब उसका ट्रीटमेंट करते हैं डिस्कस। सबसे पहले मैं मेडिकेशंस जो हमें यूज करनी होती हैं वो सारी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि हम इन मेडिकेशंस को क्यों यूज करें, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मेडिकेशन जो हम यूज करते हैं, जो मोस्टली इस पेशेंट को दी जाती है, वो है टेम्सोलिन। ठीक है, टेम्सोलिन एक कैप्सूल है और इसका जो जेनेरिक नेम होता है वो होता है टेम्सुलोसिन, HCl। ठीक है, और इसका अब देखते हैं कि इसको कितना यूज करना है। इसको डोज आप देते हो 0.4 mg। HS दिया जाता है। HS मतलब कि एट बेड देते हैं, और एट बेड इसलिए देते हैं क्योंकि वो जो पेशेंट है, अगर हमने ये वाली मेडिकेशन दी तो ये हो सकता है कि उसको डिजीनेस कॉज करवाए, थोड़े चक्कर आए, थोड़ी सी नींद आए, तो इसलिए हम ये एट बेड टाइम इसको रात के टाइम पर एक देते हैं। ठीक है, और ये कैप्सूल फॉर्म में होती है। उसके बाद सेकंड हम जो इसको देते हैं वो होती है टेम्सुलोसिन प्लस कैप्सूल। टेम्सोलिन प्लस कैप्सूल दी जाती है, और अगेन इसके अंदर भी यही सेम चीज है, टेम्सुलोसिन, लेकिन साथ में टेम्सुलोसिन HCl के साथ हमारे पास एक और चीज है जिसे हम कहते हैं ड्यूटास्टीराइड। ड्यूटास्टीराइड मतलब दो इसमें कंपोनेंट्स होंगे, सब डिस्कस करेंगे कि क्यों होते हैं। ठीक है, अब इसका डोज क्या होगा। टेम्सुलोसिन HCl का तो हमने पीछे पढ़ा है कि 0.4 mg इसका डोज होता है। फिर उसके बाद ड्यूटास्टीराइड का जो हम डोज देते हैं वो 0.5 mg देते हैं, तो मतलब समझे 0.4 इसका और 0.5, तो ये हम कॉम्बिनेशन में दो ड्रग्स है अलग अलग जो इसमें दी जाती हैं। ठीक है, और ये भी एट बेड टाइम ही देंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड कौन सी मेडिकेशन देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने ये दोनों मेडिकेशन साथ देनी है, ये दोनों मेडिकेशन जो है अगर ये काम नहीं करेगी तो हम ये देंगे, तो वो चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आई एम जस्ट नोटिंग आउट कि मैं पहले अभी मेडिकेशन आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर ये दोनों मेडिकेशन भी काम नहीं करती तो फिर एक और मेडिकेशन होती है टेम्सुलोसिन S। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, टेम्सुलोसिन HCl सेम, साथ में एक और कंपोनेंट होता है सोलिफिनेसिन सक्सिनेट, सोलिफिनेसिन सक्सिनेट। ठीक है, ये एक और कंपोनेंट होता है। अब ये जो दोनों मेडिकेशंस हैं इसका भी यही है, 0.4 mg हम देंगे, और ये कितना होता है 0.6 mg दी जाती है। ठीक है, और ये टैबलेट फॉर्मेट में होती है, इसको भी हम बेड टाइम पर देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी मेडिकेशन हमें कब देनी है, क्यों देनी है, उसके क्या रीजन है। हर पेशेंट को डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, अगेन मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हम एक और मेडिकेशन होती है जो कि खाली जिसमें ड्यूटास्टीराइड आता है, एवोडार्ड। ये मेडिकेशन इसमें सिर्फ ड्यूटास्टीराइड आता है जो 0.5 mg, ये भी हम देते हैं खाली। ठीक है, और वो कब देते हैं वो सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। देख लेते हैं पहली पहली मेडिकेशन को जो है टेम्सोलिन। इस मेडिकेशन को देखते हैं कि ये हम क्यों देते हैं। अब जो ये टेम्सोलिन है या टेम्सुलोसिन है, नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, ये हम देते हैं यूरिनरी सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम ये देते क्यों हैं। तो ये जो भी BPH के पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम ये देते हैं, ताकि जो ब्लैडर प्रॉपर्ली एम्प्टी नहीं हो पा रहा और जो पेशेंट है वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा, तो उसको ये ट्रीट करता है। अब ये क्या करता है, उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में नॉर्मली फिजियोलॉजी कैसे चलती है, ताकि हम फिर देखें कि कैसे टेम्सोलिन देंगे और वो ट्रीट करेगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है, हमने देखा होगा आपने कि सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी होती है, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रिलीज करती है नॉर एपिनेफ्रिन को। नॉर एपिनेफ्रिन वो रिलीज कर देंगी। नॉर एपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है। अब ये क्या करेगा, ये इसके बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की सेवरल एक्टिविटीज होती है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ये ब्लीडर में क्या करेगा, क्योंकि हमारा काम उससे रिलेटेड है। तो ये जाएगा ब्लीडर के पास। लेट सपोज ये ब्लीडर मसल्स हैं, ये ब्लीडर का एक सेल है। अब ये जाकर एक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा ब्लीडर के, उस रिसेप्टर को हम कहते हैं अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो इसके पास जाकर बाइंड करेगा, उससे क्या होगा कि जो GQ प्रोटीन इसके अंदर होती है ना ब्लीडर की, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ये जब इसके ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन सपोज यहाँ पे बाइंड कर गया,
इसके बाइंड होने की वजह से ये GQ प्रोटीन जो सेल के अंदर थी वो एक्टिवेट हो गई हैं। अब ये जो GQ प्रोटीन्स होगी ना, ये फर्दर एक्टिवेट करेंगी एक एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेज सी को। और फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा कि फर्दर एक हमारे पास हार्मोन होता है जो कि होता है PIP2, या हार्मोन या कह लो या कोई मॉलिक्यूल होता है। ये PLC जो फॉस्फोलाइपेज सी है, ये जाकर इसको एक्टिवेट करती है, ये मॉलिक्यूल को, और इसको कन्वर्ट करवाती है दो चीजों में। पहला है DAG और दूसरा है IP3। अब मैं इसके नेम्स आप लोगों को लिखवा लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये PI2 क्या है? फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ये IP3 क्या है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद DAG क्या है? डाई एसाइल ग्लाइसरोल। शुरू से बताती हूँ, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन था, सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसको एक्टिवेट किया, ये जाकर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो थे उस पे बाइंड हो गया। उस पे बाइंड होने की वजह से फिर अंदर जो GQ प्रोटीन्स थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो PLC को एक्टिवेट करेंगी। PLC क्या है? फॉस्फोलाइपेज सी। फिर ये फॉस्फोलाइपेज सी इसको कन्वर्ट करवाएगा PIP2 को, फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट को, DAG और IP3 के अंदर। अब इन दोनों के मेन काम है हमारे यूरिनरी ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। लेट मी सी अगर आपको नजर आ रहा है तो ये यूरिनरी ब्लेडर को बेसिकली दोनों कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है IP3, ये जाएगा हमारे ब्लेडर के सेल्स के अंदर। ये क्या करवाएगा कि सबसे पहले ये सपोज के ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर हमारे पास है लेट सपोज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। अब ये जो हमारे IP3 बन चुका है, ये जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा कि भाई कैल्शियम जो इसके अंदर बना हुआ है इसको रिलीज करो। कैल्शियम यहाँ से रिलीज होके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, बहुत सारा कैल्शियम यहाँ से रिलीज होके साइटोप्लाज्म में आ गया। फिर ये DAG का मॉलिक्यूल जाएगा, ये इधर साइटोप्लाज्म में एक रिसेप्टर होगा, उसके साथ बाइंड करेगा और बोलेगा कि आप जो है वो कैल्शियम को बाहर रिलीज करवाओ। फिर ये जो कैल्शियम है ना, ये बाहर रिलीज हो जाएगा। अब जब ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज हो चुके हैं, ये क्या कराएंगे? ये ब्लेडर को, प्रोस्टेट को, मतलब ब्लेडर को क्या करवाएंगे? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, यूरेथ्रा को ब्लेडर को, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। हाँ, नॉर्मली इसको क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब आपका यूरिनरी ब्लेडर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हमेशा ये वाली बात याद रखनी है कि ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? यूरिनेशन स्टॉप हो जाएगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जब यूरिनेशन हो जाती है तो ये सारा प्रोसेस फिर चलता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और फिर क्या करता है कि ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है ताकि जो हमारी यूरिनेशन है ना वो स्टॉप हो जाए। लेकिन अब जो पेशेंट BPH का है उसको वैसे ही क्या हो रहा है? यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा, तो हम उसे कोई ऐसी मेडिकेशन देंगे जो ये सारा प्रोसेस रोक दे, ताकि क्या हो कि ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन ना हो और यूरिनेशन स्टॉप ना हो और वो पेशेंट क्या करे? इजिली यूरिनेट कर पाए, अपने ब्लेडर को एम्प्टी कर पाए। तो हम क्या करेंगे? टेम्सोलेसिन दे देंगे। अब टेम्सोलिन या टेम्सोलॉसिन क्या करता है? ये जाकर इस नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देता है। ये टेम्सोलिन यहाँ से आया और इसने इस नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर दिया। जब नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा ही नहीं तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा और जो हमारा ब्लेडर है वो एंड में जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ब्लेडर क्या करेगा? रिलैक्स कर जाएगा और इजीली जो यूरिनेशन होगी ना वो हो पाएगी। तो ये था पहला मैकेनिज्म, पहली मेडिकेशन का। अब टेम्सोलिन, सबसे पहले तो कोई BPH का पेशेंट आता है, मैंने बता दिया कि टेम्सोलिन यूज करेंगे, लेकिन अगर उस BPH के पेशेंट का जो प्रोस्टेट है उसका साइज फॉर एग्जांपल 40 cc से ज्यादा है, मतलब कि बहुत ज्यादा साइज है, मतलब नॉर्मली मैंने प्रोस्टेट का साइज बताया था कि नॉर्मल साइज 25 cc होता है, 30 तक भी जा सकता है, 30 की भी रेंज में जा सकता है। बट क्या है कि अगर आपका जो पेशेंट आया है और उसका साइज 40 cc से भी ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज है। फिर हम क्या करेंगे? टेम्सोलिन नहीं दे सकते क्योंकि वो उसके साइज को रिड्यूस नहीं कर सकता। टेम्सोलिन तो सिर्फ यूरिनरी सिम्टम्स रिड्यूस कर रहा है ना, तो फिर हम ये वाली मेडिकेशन नहीं देंगे, उसकी जगह पे हम दूसरी मेडिकेशन देंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ड्यूटास्टेराइड, जिसका ब्रांड नेम था एवोडार्ट, मैंने लिखवाया था, और 0.5 mg देते हैं हम इसे HS, लेकिन हम इसे अकेले नहीं देते, हम इसे टेम्सोलिन के साथ ही देते हैं कॉम्बिनेशन में। जो मैंने बताया था टेम्सिलॉसिन के, जब आप इसको साथ में देते हो
अलग से देते हैं उसकी भी एक कंडीशन होती है, वो सब मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे देनी है, लेकिन अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ड्यूटेस्टिनाइड को जो है वो हम क्यों देते हैं। अब देखें, हमारे जो कन्वर्जन था, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमारे मेल की जो बॉडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन है, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट होगा डीएचटी में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर, और उसको कौन कन्वर्ट करवाता है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये नॉर्मल चलता है कि डीएचटी क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, तो इसके लिए नॉर्मली बॉडी में मेल की होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब क्या है कि 5 अल्फा रिडक्टेज ने इसको इसमें कन्वर्ट करवा दिया, लेकिन क्या है कि अब हम चाहते हैं कि डीएचटी इतना ना प्रोड्यूस हो, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस डीएचटी की वजह से, ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ाता है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली ये वाली मेडिकेशन देंगे, ये जो ड्यूटास्टेराइड है या फिनास्टेराइड एक और होती है वो भी इसी ग्रुप की है, वो हम दे देंगे। मतलब बेसिकली हम देंगे अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर क्या करेगा, ये इस मेडिकेशन को इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ये इसकी कन्वर्शन नहीं होगी, टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में प्रोड्यूस नहीं होगा, बनेगा नहीं। जब ये बनना बंद हो जाएगा तो प्रोस्टेट की साइज फर्दर इंक्रीज होना रुक जाएगी और वो हो सकता है कि रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर बेसिकली दो मेडिकेशन आती हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दो तरह की होती हैं। एक तो हमारे पास होता है फिनास्टेराइड, और दूसरी होती है ड्यूटास्टेराइड। इसके इन दोनों के पास एबिलिटी होती है कि वो इसको इनहिबिट कर सके, लेकिन जो ये हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 का इसमें कोई रोल नहीं है। अब इन दोनों को देख लेते हैं। जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स हैं वो 3 तरह के हैं। टाइप 1 में वो मतलब बहुत कम कंडीशन में प्रोस्टेट के अंदर, जो टाइप 1 है इसका, वो बहुत कम प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता है, लेस क्वांटिटी में प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता है। जबकि जो टाइप 2 है वो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता है। तो जो फिनास्टेराइड है, इसके पास एबिलिटी है कि ये सिर्फ इस टाइप 2 को इनहिबिट करेगा, ये सिर्फ इस टाइप 2 को इनहिबिट कर सकता है, जबकि ड्यूटास्टेरॉइड नॉन सेलेक्टिव है, वो बोथ दोनों को इनहिबिट कर सकता है, टाइप 1 को भी करेगा और टाइप 2 को भी करेगा। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, फिनास्टेराइड सिर्फ टाइप 2 को इनहिबिट कर रहा है, जबकि ड्यूटास्टेरॉइड दोनों को इनहिबिट कर रहा है, तो ज्यादा इफेक्टिव ये वाली मेडिकेशन होगी। इसलिए जब भी किसी पेशेंट का साइज 40 सीसी से ऊपर होता है तो हम डायरेक्टली उसको ड्यूटास्टेरॉइड दे देते हैं, हम फिनास्टेराइड इतना नहीं देते, क्योंकि ये कम इफेक्टिव है। ये टाइप 2 को तो मतलब इनहिबिट कर लेगा, लेकिन टाइप 1 को तो नहीं कर पाएगा ना, तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होता रहेगा जब इसकी कन्वर्शन होती रहेगी, तो इसलिए हम बेसिकली ड्यूटास्टेरॉइड ज्यादा देते हैं। तो इसका क्लिनिकल यूज क्या हो गया कि अगर ये 40 से ज्यादा इसका साइज आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इसे देंगे ड्यूटास्टेरॉइड, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो फिनास्टेरॉइड है इसको हम वैसे हेयर लॉस की कंडीशन में भी देते हैं, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है पेशेंट को, उसमें भी देते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको ये बता देती हूँ कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस की थी, टेम्सिलोसिन और ये सारी, और ड्यूटास्टेरॉइड, इसके सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी हमने पढ़ लिए, सिर्फ इसका रहता है वो भी मैं अभी बता देती हूँ। बेसिकली जो सोलिफेनेसिन सक्सिनेट होता है ना, ये क्या करता है, इसका काम होता है, जैसे हमारे पास अगर हम देखें ब्लेडर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लेडर, और इस ब्लेडर के जो मसल्स होते हैं ना, वो होते हैं डेट्रूसर मसल्स। तो जो सोलिफेनेसिन सक्सिनेट होता है ना, ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि नॉर्मली इन डेट्रूसर मसल्स में एक रिसेप्टर्स होते हैं ब्लेडर पे, M3 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर्स पे जब एसिटाइल कोलिन आकर बैठता है, ये बाइंड करता है M3 रिसेप्टर्स पे, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लेडर है ना, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिनेशन स्टॉप हो जाती है। तो अगर इन मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा, तो फिर हम क्या करते हैं कि टेम्सिलोसिन HCl के साथ एक और कंपोनेंट ऐड करके ये मेडिकेशन टेबलेट फॉर्म में देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं। उससे क्या होता है कि ये दोनों मिलके अपना इफेक्ट शो कर रही होती हैं। मतलब कि जो सोलिफेनेसिन सक्सिनेट है ना, ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आकर इस M3 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगा। लेट मी शो यू। ये सोलिफेनेसिन सक्सिनेट ने आकर क्या किया कि इस M3 रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आके बाइंड नहीं कर पाएगा, और फिर ये जो ब्लेडर है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं बल्कि रिलैक्स हो जाएगा और यूरिनेशन इजीली हो जाएगी। तो जो पेशेंट का मसला इन मेडिकेशन से हल नहीं हो रहा था ना, वो ऐसे हो जाएगा। अब मैं देखती हूँ, ये बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे हमें मेडिकेशन देनी है।
सबसे पहले तो हम जब टेम्सोलिन देते हैं ना, पहली जब भी कोई बीपीएच का पेशेंट आएगा, सबसे पहले आप उसको टेम्सोलिन दोगे। लेकिन अगेन अगर उसका आप जब अल्ट्रासाउंड चेक करते हो, सारी चीजें चेक करते हो, तो प्रोस्टेट का साइज अगर 40 सीसी से अबव आया, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो फिर क्या देंगे हम उसको ये वाला कॉम्बिनेशन देंगे, टेम्सोलिन एचसीएल प्लस ड्यूटास्टेरॉइड, ये वाला कॉम्बिनेशन हम उसको साथ में दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इससे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा है, तो हम ये कॉम्बिनेशन उसको दे देंगे सिंपली उस फर्स्ट लाइन के अंदर। लेकिन एक पेशेंट है जिसका साइज इतना नहीं है, मतलब वो 30s के अंदर उसका साइज आ रहा है, तो फिर हम उसको पहले पहले क्या दे देंगे, टेम्सोलिन दे देंगे। तो हो सकता है कि टेम्सोलिन से मसला हल हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम ये वाली मेडिकेशन दे सकते हैं। अब क्या है कि एक पेशेंट आया फॉर एग्जांपल, उसका साइज 40 सीसी से ज्यादा है, तो क्या देंगे, हम उसको ये कॉम्बिनेशन दे देंगे। लेकिन इससे भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देंगे उसको ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब टेम्सुलोसिन एचसीएल और सोलिफेनासिन सक्सिनेट का कॉम्बिनेशन देंगे। साथ में उसको हम ड्यूटास्टेरॉइड भी दे देंगे, मतलब ये 2 टैबलेट्स उसको दे देंगे, ताकि वो आराम से ट्रीट हो जाए। अगर इससे उसकी बात नहीं बन रही, तो फिर हम इन दोनों को दे देंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन में एक टैबलेट है, ये अलग टैबलेट है, ड्यूटास्टेरॉइड क्योंकि साइज ज्यादा है, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन देंगे।